आज से ठीक 71 साल पहले रात के 12 बजे देश की आजादी का ऐलान हुआ था। उस रात करोड़ों देशवासियों को आकाशवाणी के माध्यम से उम्मीद की एक नई आवाज सुनाई दी। आज मैं उम्मीद की उसी किरण के हवाले से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आज हम स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार रहे सेनानियों को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने खून से इस गुलिस्तान को सींचा, और हम अपनी सेना के जवानों को सलाम करते हैं, जो आज भी कुर्बानी देकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। आजादी के बाद भी देश के प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में करोड़ों भारतीयों का योगदान रहा। हम उनको भी नमन करते हैं। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक महिलाओं ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाई है। आने वाले दिनों में भी उनकी ही शक्ति से देश को ताकत मिलेगी। आज हमारे पुरखों की मेहनत पर यह कहकर पानी फेरा जा रहा है कि बीते 71 सालों में देश में कुछ हुआ ही नहीं। लोकतंत्र में जनता प्रथम होती है और जनता के पक्ष तथा बुनियादी अधिकारों की सुरक्षित रखने के लिए संस्थानों की आवश्यकता होती है, परंतु आज लोकतंत्र के हर एक स्तंभ पर गहरी चोट की जा रही है। किसी भी देश में विपक्ष लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा होता है। बड़े दुख की बात है कि जिन विपक्षी दलों को सरकार का विवेक उसका जमीन माना जाता है, आज उन्हीं विपक्षी दलों को दलदल बताया जा रहा है। हर वर्ग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु आज उन्हें भी दबाया जा रहा है। अधिकारी वर्ग अपनी निष्पक्षता खोता जा रहा है। न्यायपालिका का हाल यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज खुद लोकतंत्र के खतरे में होने की बात कर रहे हैं और चौथे स्तंभ की वर्तमान हालत भी देश देख रहा है। हम सब जानते हैं कि अगर लोकतंत्र के स्तंभ अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता खो देते हैं तो वह देश कुछ विशेष लोगों तथा राजनीतिक दलों का शिकार बन जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व जज का भी मानना था, जो समाज सतर्क नहीं रहेगा वह अपनी स्वतंत्रता खो देगा। जब तक ये स्तंभ आजाद रहते हैं तब तक लोकतंत्र न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि सफलता की ओर तेजी से बढ़ता भी है। आज मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से इतना शोर मचाया जा रहा है कि हम एक दूसरे से बात करने का ढंग भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि सरकार और जनता के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, सरकार के लक्ष्य क्या होने चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसका संवैधानिक ढांचा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने तैयार किया। इस ढांचे की सीमाएं भी तय करनी आवश्यक थी, क्योंकि बिना किसी सीमा के लोकतंत्र भीड़तंत्र में भी परिवर्तित हो सकता है। मैं समझता हूं कि विकास केवल तभी संभव है जब लोगों को सुरक्षा, शिक्षा और चिकित्सा की चिंता न हो। देश एक परिवार की तरह होता है और यदि परिवार का कोई सदस्य किसी मुसीबत से जूझ रहा हो तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। टीवी और अखबारों में आए दिन अर्थव्यवस्था से संबंधित एक नई बहस छिड़ जाती है। आंकड़ों के जरिए ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अगर सच्चाई मालूम करनी हो तो आप किसानों का दुख सुनिए, मजदूरों का दर्द समझिए और गरीबों से पूछिए कि अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया है। मध्यम वर्ग के लोगों से पूछिए कि महंगाई के चलते उन्हें कैसे पैसे बचाने पड़ रहे हैं। छोटे व्यापारियों के खाते देखिए, वे आंकड़े क्या बताते हैं, तथा कथित आर्थिक सुधार का असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। कृषि से लेकर उद्योग तक सारे क्षेत्र कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। भारत के डीएनए में विकास है, लेकिन इस डीएनए के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे किसानों के देसी बीज को मॉडिफाई किया जा रहा है। अगर सामाजिक अस्थिरता बढ़ती जाएगी तो आर्थिक स्थिरता असंभव है। लोकतंत्र में अलग अलग विचारधाराएं एक साथ रह सकती हैं, यही इसकी खूबसूरती है, लेकिन आज वैचारिक असहमति रखने वाले हर भारतीय को देशद्रोही घोषित कर दिया जा रहा है। जिन्हें विश्व नोबेल प्राइज से नवाज रहा है उन पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। मैं ऐसी मानसिकता रखने वालों का ध्यान श्रीमद् भगवद गीता की ओर ले जाना चाहूंगा। 6 अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे असली योगी माना है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी को समानता की दृष्टि से देखे, जो औरों के सुख को अपना सुख और उनके दुख को अपना दुख समझे। लोहिया जी भी कहते थे कि समता जीवन का उतना ही अहम लक्ष्य है जितना सत्य को खोजना, लेकिन आज धर्म, जाति और प्रांत के नाम पर देशवासियों को बांटकर उसके बीच नफरत का बीज बोया जा रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे गुलिस्तान में केवल एक ही रंग का फूल खिले, लेकिन आप और हम जानते हैं कि बागों की सुंदरता अपने फूलों की विविधता से मिलती है। अगर किसी चित्रकार को एक ही रंग दे दिया जाए तो वह कैसा चित्र बनाएगा? आप खुद सोचिए, क्या आपकी माँ ने कभी आपको अपने प्रति प्रेम व्यक्त करने का तरीका सिखाया? हर बच्चा अपने अनोखे अंदाज में अपनी माँ से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह देश के हर समुदाय के लोग अपने अपने ढंग से राष्ट्रवाद का प्रमाण देते हैं। 2020 तक भारत विश्व का सबसे युवा देश बन जाएगा।
लेकिन जिस देश के अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहे हों, उस देश की आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा? इस बात का क्या भरोसा है कि उन्हें एक सुरक्षित तथा गतिशील माहौल मिलेगा? 2019 में 1.25 करोड़ युवा पहली बार मतदान करेंगे। इनके लिए क्या व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं? बढ़ती बेरोजगारी से देश के युवा बेचैन हैं, लेकिन इससे निपटने की बजाय सरकार नफरत की आग लगाई जा रही है ताकि असली मुद्दे उसमें जलकर राख हो जाएं। आज गरीब अपने छोटे छोटे खेत बेचकर प्राइवेट इलाज करवा रहे हैं। सरकारी अस्पताल उन्हें सुविधाएं दे पाने में असमर्थ क्यों हैं? लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं, जिसमें शहरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमारे देश की आबादी के 70% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। कृषि भारत की आत्मा है और भविष्य भी उन्हीं देशों का होगा जिनके पास अन्न हो, ना कि गन। स्मार्ट सिटी का सपना भी स्मार्ट विलेज के बिना अधूरा ही रहेगा। किसान, विज्ञान और नौजवानों की समस्याएं दफ्तर में धूल चाट रही हैं और वादों से न तो किसी का पेट भर रहा है और न किसी की प्यास बुझ रही है। ऐसे मोड़ पर समाजवाद का महत्व उजागर होता है, क्योंकि समाजवाद केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक मानसिकता है। देश का भविष्य आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और एकता से ही मजबूत बनाया जा सकता है। यही सपना बाबा साहेब अम्बेडकर और लोहिया जी ने भी देखा था, जिसके बारे में उन्होंने 1956 में एक दूसरे को खत लिखकर तय किया कि वे मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। अफसोस, दिसंबर 1956 में बाबा साहेब का देहांत हो गया, लेकिन आज हमें वह सपना पूरा करने का अवसर मिला है। आज मैं भारत के प्रत्येक नागरिक से उम्मीद की एक नई डोर से जुड़ने की अपील करता हूं, ताकि हम और आप मिलकर भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को और मजबूत बनाने के साथ साथ उसे प्रगतिशील भी बनाएं और ये वचन लें कि हम खुशियां तो बांटेंगे ही, पर एक दूसरे के बोझ को भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और देश के हर नागरिक के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। इस कारवां में सबसे पीछे चलने वालों का भी हौसला बढ़ाएंगे और जरूरत पड़े तो उनको अपने पीठ पर लेकर आगे बढ़ते चलेंगे। जय समाजवाद, जय हिंद।